हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर। आज लेक्चर है हमारा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट का। कोड है जिसका 402। सो पिछली पीपीटी में हमारा पिकासो आर्टिस्ट कंप्लीट हो गया है आपका। अब नेक्स्ट आर्टिस्ट नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिसिज्म। ठीक है। शास्त्रीयतावाद एक ऐसी शक्ति है जो अक्सर मध्यकालीन यूरोपीय और यूरोपीय प्रभावित परंपराओं में मौजूद होती है। यानी शास्त्रीयतावाद के बारे में बताया है कि एक ऐसी शक्ति है जो अक्सर मध्यकालीन यूरोपीय और जो यूरोपीय प्रभावित जो परंपराएं हैं, है ना, मध्यकालीन यूरोपीय और जो उससे प्रभावित परंपराएं हैं वो उसमें मौजूद होती है। शास्त्रीयवाद दर्शन की एक विशिष्ट शैली है। जो शास्त्रीयवाद दर्शन है उसकी एक विशिष्ट शैली है जो साहित्य, वास्तुकला, कला और संगीत में खुद को अभिव्यक्त करता है ना। जो शास्त्रीयवाद है वो दर्शन की एक विशिष्ट शैली है जो साहित्य, वास्तुकला, कला और संगीत में खुद को अभिव्यक्त करता है, जिसमें प्राचीन ग्रीक और रोमन स्रोत हैं और समाज पर जोर दिया गया है ना। जिसमें प्राचीन ग्रीक और रोमन स्रोत हैं और समाज पर जोर दिया गया है। यह विशेष रूप से प्रबुद्धता के युग के नवशास्त्रवाद में व्यक्त किया गया था। ठीक है। तो ये जो साहित्य, वास्तुकला, कला और संगीत इसमें खुद को अभिव्यक्त करता है। उसके बाद बताया इसने कि जिसमें प्राचीन ग्रीक और रोमन स्रोत हैं और समाज पर जोर दिया गया है। यह विशेष रूप से प्रबुद्धता के युग के नवशास्त्रीयवाद में व्यक्त किया गया था। कला में आमतौर पर एक शास्त्रीय कला के लिए एक उच्च सम्मान को संदर्भित करता है। मतलब आमतौर पर जो एक शास्त्रीय काल है उसके लिए एक उच्च सम्मान को संदर्भित करता है। अपने शुद्धतम रूप में क्लासिकवाद प्राचीन ग्रीस और रोम की संस्कृति, कला और साहित्य पर आधारित सिद्धांतों पर आधारित एक सौंदर्यवादी दृष्टिकोण है जिसमें रूप, सादगी, अनुपात, संरचना की स्पष्टता, पूर्णतया, संयमित भावना, साथ ही स्पष्ट पर जोर दिया गया है। ठीक है। तो इसमें बताया कि इन्होंने अपने शुद्धतम रूप में क्लासिकवाद जो है वो प्राचीन ग्रीस यानी पुरानी ग्रीस और रोम की संस्कृति और कला और साहित्य पर आधारित सिद्धांतों पर आधारित, मतलब कला और साहित्य इन पर आधारित जो सिद्धांतों पर आधारित है एक सौंदर्यवादी दृष्टिकोण है जिसमें रूप, सादगी, अनुपात, संरचना की स्पष्टता, पूर्णता, संयमित भावना, साथ ही स्पष्ट पर जोर दिया गया है। ठीक है। ये छोटा सा ही मैंने बताया है आपको टॉपिक, आप इतना ही कर लेना। ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा अगर आता है तो, बस इतना ही आप लर्न करना इसके बारे में। नेक्स्ट आपका ये जो क्लासिकल है इसी में है आपका ये आर्टिस्ट। जैसे हर सबके वाद होते हैं, सबके अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं। तो क्लासिक में आपके दो आर्टिस्ट हैं। इसमें एक पहला है आपका ओसिप जेटकिन। ठीक है। ये ओसिप जेटकिन जी का फोटो है और इनका जो जन्म हुआ था वो 14 जुलाई 1890 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 25 नवंबर 1967 में हुई थी। ठीक है। 14 जुलाई 1890 और डाइट 25 नवंबर 1967। नॉन फॉर स्कल्पचर, पेंटिंग, लिथोग्राफी, है ना। मतलब ये जाने जाते थे किस किस के लिए, एक तो स्कल्पचर के लिए जाने जाते थे, पेंटिंग के लिए जाने जाते थे और ये किसके लिए जाने जाते थे, लिथोग्राफी के लिए। ठीक है। यानी ये स्कल्पचर भी करते थे, पेंटिंग भी और लिथोग्राफी भी। पीरियड्स कौन से मतलब मूवमेंट में थे, ये बाद में थे। एक्सप्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और आर्ट डेको, ये सब इस पे इनके बाद ही है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है अर्ली ईयर्स एंड एजुकेशन। जेटकिन का जन्म 28 जनवरी 1888 को योसेल एरोनोविच टर्सटकिन के रूप में रूसी साम्राज्य, अब बेलारूस के हिस्से, यानी जो ये रूसी साम्राज्य अब ये बेलारूस में हो गया है ना, के हिस्से विट्सेबस्क शहर में हुआ था। जो मतलब जेटकिन का जन्म 28 जनवरी
1888 को योसेल एरोनोविच रेजिडेंट के रूप में रूसी साम्राज्य के हिस्से विन्सेबस्क शहर में हुआ था। उनका जन्म एक बपतिस्मा प्राप्त यहूदी पिता और जिप्पा ड्वायरा नाम की एक माँ से हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो एक बपतिस्मा प्राप्त यहूदी पिता और जिप्पा ड्वायरा नाम की एक माँ से हुआ था, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वे स्कॉटिश मूल के हैं, है ना। जिसके बारे में इन्होंने दावा करके बताया था कि ये स्कॉटिश मूल के हैं। ओसिप के 5 भाई बहन थे, बहनें मीरा, रोज़ा और फार्निया और भाई मार्क और मूसा। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था बपतिस्मा प्राप्त यहूदी पिता और जिप्पा ड्वायर नाम की एक माँ से हुआ था, जिसके बारे में इन्होंने दावा किया था कि ये स्कॉटिश मूल के हैं। और जो ओसिप जी थे उनके 5 बहन भाई थे, उसमें बहनें मीरा, रोज़ा और फार्निया और भाई मार्क और मूसा, यानी इनके बहन भाई का इसमें नाम भी बताया है। 15 साल की उम्र में जेटकिन को उनके पिता ने अंग्रेजी और अच्छे शिष्टाचार सीखने के लिए सुंदरलैंड भेजा था। मतलब जब ये छोटे ही थे, 15 साल के ही थे, तो इनके फादर ने इनको अंग्रेजी और अच्छे शिष्टाचार सीखने के लिए सुंदरलैंड भेजा था। इसके बाद वे लंदन चले गए और रीजेंट स्ट्रीट पॉलिटेक्निक में पाठों में भाग लिया, जहां उन्होंने शिक्षकों को बहुत रूढ़िवादी माना। ठीक है, तो जब उन्होंने वहां भेज दिया उसके बाद वे कहाँ पे गए थे? लंदन में। उसके बाद उन्होंने रीजेंट स्ट्रीट पॉलिटेक्निक में पाठों में भाग लिया, जहां उन्होंने शिक्षकों को बहुत रूढ़िवादी माना। ठीक है, पॉलिटेक्निक में उन्होंने पाठों में भाग लिया था और वहाँ पे उन्होंने शिक्षकों को बहुत रूढ़िवादी माना। जेटकिन 1910 में पेरिस में बस गए। 1910 में ये फिर पेरिस में बस गए थे। उन्होंने 6 महीने तक इकोले डेस बीक्स आर्ट्स में अध्ययन किया, है ना। 1910 में ये पेरिस में बस गए, वहाँ पर उन्होंने 6 महीने तक इकोले डेस बीक्स आर्ट्स में अध्ययन किया, 6 महीना। उसके बाद 1911 में वे ला रूचे में रहे और काम किया। 1911 में 10 में ये पेरिस में गए थे, फिर 6 महीने इन्होंने बीट्स आर्ट्स में अध्ययन किया। उसके बाद 1911 में वे ला बीचे में रहे और उन्होंने वहाँ पे काम किया। पेरिस में रहते हुए वे क्यूबिस्ट आंदोलन में शामिल हो गए। जब ये पेरिस रहते थे तो वहाँ पे ये क्यूबिस्ट आंदोलन में शामिल हो गए थे। 1914 से 1925 तक क्यूबिस्ट मुहावरे में काम करते हुए बाद में उन्होंने अपनी खुद की शैली विकसित की, जो अफ्रीकी और ग्रीक कला से प्रभावित थी। ठीक, तो जब ये पेरिस में रहते थे वहाँ पे क्यूबिस्ट आंदोलन में ये शामिल हो गए थे। उसके बाद 1914 से 1925 तक क्यूबिस्ट मुहावरे में काम करते हुए, मतलब 1914 से 1925 तक क्यूबिस्ट मुहावरे में काम करते हुए ये शामिल हुए थे आंदोलन में। बाद में उन्होंने अपनी खुद की शैली विकसित की। बाद में इन्होंने मतलब अपनी खुद की ही शैली विकसित की थी, जो अफ्रीकी और ग्रीक कला से प्रभावित थी। अफ्रीकी और ग्रीक कला से प्रभावित हुई थी। पर्सनल लाइफ है। ओसिप जेटकिन एक बेलारूसी मूल के फ्रांसीसी प्राकृतिक कलाकार थे। मतलब ये मूल के फ्रांसीसी प्राकृतिक कलाकार थे। उन्हें मुख्य रूप से एक मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। इन्हें मतलब मुख्य रूप से एक मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है, लेकिन उन्होंने पेंटिंग और लिथोग्राफ भी बनाए, है ना। मतलब मेनली इनको मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है, लेकिन इन्होंने पेंटिंग और लिथोग्राफ भी बनाए थे। ठीक है। अगस्त 1920 में जेटकिन ने वैलेंटाइन पैक्स से शादी की। ये 1920 है, अगस्त में 1920 में इन्होंने जेटकिन ने वैलेंटाइन पैक्स से शादी की। ये नाम है इनके फियोंसे का, वैलेंटाइन पैक्स। ठीक है, इनसे शादी की थी और ये ब्रैकेट में इनका ईयर लिखा हुआ है, इनका ईयर क्या था। ठीक है, तो ये पेंटिंग्स और लिथोग्राफ के लिए भी जाने जाते थे। 1920 में इन्होंने शादी की थी वैलेंटाइन पैक्स से, जो सिसिली और फ्रांसीसी कैटलन वंश के अजीलिया में जन्मे चित्रकार थे, है ना। जो सिसिली और फ्रांसीसी कैटलन वंश के अजीलिया में जन्मे चित्रकार थे।
पैक्स और जेटकिन की कोई संतान नहीं थी, यानी इनकी कोई भी संतान नहीं हुई थी। आज की वीडियो में इतना ही है, फिर नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे।